गीता देवी ठाकुर के खेतों में काम करते थे, लेकिन कर्जे में डूबी गीता देवी की बेटी को ठाकुर का बेटा कुलदीप और उसके दोस्त मुकेश और अंकुश आए दिन तनिषा को छेड़ा करते थे। एक दिन जब वो खेतों में काम कर रही थी तब, अरे क्यों धूप में इतना मेहनत कर रही है? मेरे पास आजा, कोई कमी नहीं रहेगी। अरे सुनती क्यों नहीं? तू सरकार को खुश कर दे, सरकार तेरी और तेरी माँ को खुश कर देंगे। इस तरह धूप में क्यों जान दे रही है अपनी? इतना ही खुश होना है तो अपनी बीवी और बहन को क्यों नहीं दे देता इस ठाकुर को? जबान को लगाम दे नीच। जाने दो अंकुश। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। शाम को काम खत्म करके दोनों माँ बेटी थक कर ठकुराइन के पास जाती है और उनसे सारी बात कहती। अरे तो इसमें क्या हुआ, गरम खून है, इस उम्र में ये सब नहीं करेगा तो कब करेगा? याद रख, हम यहाँ के मालिक हैं और कुलदीप शहजादा, उसका जैसा मन होगा वैसा करेगा। आप होंगे यहाँ के मालिक, लेकिन हम यहाँ आपके गुलाम नहीं हैं। ठकुराई के दिन कब के चले गए हैं और आप लोग आज भी अपनी ठकुराई दिखा रहे हो। चलो माँ, अब से हम इनके यहाँ नौकरी नहीं करेंगे। इन दो कौड़ी की औरतों की ये मजाल, अब कुलदीप ही इनका कुछ करेगा। उस दिन से माँ बेटी अपने किसी जानकार के खेतों में काम करने लगी, किसी और के खेत में काम करने लगी। कुछ दिनों के बाद शाम का वक्त था, खेत के सारे मजदूर अपने अपने घर जा चुके थे। तभी गीता देवी को याद आता है कि घर में साग सब्जियां नहीं है और बाजार भी अब तक बंद हो गया होगा। वो तनिषा से कहती है, सुन बेटा, बगल के खेत से जाकर थोड़ी सी मटर की फलियां तो ले आ, मैं दूसरी तरफ से 2-4 आलू उखाड़ कर लाती हूँ, फिर हम लोग घर चलेंगे। तनिषा खेतों में जाकर मटर तोड़ने लगती है। तभी वहाँ कुलदीप अपने दोस्त मुकेश और अंकुश के साथ आता है। मुकेश और अंकुश दोनों तनिषा के हाथ पांव और मुंह को बांधकर इस तरह घसीटते हुए बगल के खेतों में लेकर जाते हैं। वहाँ कुलदीप वैश्याना तरीके से तनिषा के साथ दुष्कर्म करके भाग जाता है। गीता देवी जब आलू उखाड़ कर वापस आती है तो तनिषा उसे कहीं दिखाई नहीं देती। लाख ढूंढने पर तनिषा उसे वहीं मिलती है जहाँ उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। वहाँ तनिषा अधमरी हालत में पड़ी थी। उसे देखकर वो समझ जाती है कि जरूर उसके साथ कुछ गलत हुआ है। वो अपने बेटे की मदद से गांव के थाने में शिकायत दर्ज करने जाती है, लेकिन कोई भी ठाकुर के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की हिम्मत नहीं करता। इस गांव में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो मेरी ठाकुर के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सके। हे भगवान, अब मैं इंसाफ के लिए किसका दरवाजा खटखटाऊं? उसकी पीड़ा सुनकर एक कांस्टेबल धीरे से उसे बाहर बुलाता है और कहता है, ये सब के सब बिके हुए हैं। हमारे एसएचओ साहब गश्ती पर गए हुए हैं। वो बहुत ईमानदार है, वे बस आने ही वाले हैं। तुम उनसे अपनी विपदा सुनाओ, वो तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। कुछ देर बाद एसएचओ के वापस लौटने पर जल्दी ही ठाकुर के बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज कर तनिषा को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। वहाँ गीता देवी को पता चलता है कि उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया है, जिसमें उसकी कमर की हड्डी टूट गई है और उसकी जीभ भी कट चुकी है। अस्पताल वाले तनिषा की नाजुक हालत को देखकर उसे दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में रेफर कर देते हैं। उस अस्पताल में पूरे 9 दिन बाद तनिषा को होश आता है। लिखने और कुछ बोल पाने में असमर्थ होने के बावजूद भी तनिषा किसी तरह पुलिस को अपना बयान दर्ज करवाती है। उसके बयान दर्ज कराने के बाद इस घटना की खबर आग की तरह पूरे देश में फैल जाती है। एक तरफ जहां इस केस को लेकर सारे देश की जनता के मन में आक्रोश था, वहीं गांव की दकियानुसी ख्यालों वाली औरतें उल्टा तनिषा पर ही इल्जाम लगा रही थी। अरे मुझे तो इसके चाल चलन पर पहले से ही शक था, देख लो कहीं की नहीं छोड़ी उसने अपनी माँ। अरे ऐसी लड़कियों का कोई भरोसा नहीं होता, भले घर की लड़कियों के ऐसे लक्षण नहीं होते। मैंने तो सुना है यही लड़की बेचारी कुलदीप को फंसाना चाहती थी, लेकिन जब उसने अपनी जात बिरादरी का उलाहना दिया तो खुदकुशी करने की कोशिश की। उसने तो अपनी माँ के बारे में भी नहीं सोचा। इधर 21 दिनों तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूलने के बाद तनिषा इस दुनिया को छोड़कर चली गई। सर, लड़की मर चुकी है और हमने पूरी दुनिया को बताया है कि उसका रेप नहीं हुआ था। अगर इस तरह लाश गाँव वालों और मीडिया की नजर में आ गई तो बहुत बड़ा बवाल मच जाएगा। इस लाश को जल्दी ही ठिकाने लगाना होगा। जो करना है जल्दी करो, ऊपर से बहुत दबाव आ रहा है। ठाकुर साहब और उनके परिवार को किसी भी तरह बचाना है। जल्दी से इसके घर वालों से मशवरा करके इसका अंतिम संस्कार करवा दो।
सर इसके परिवार वाले बखेड़ा खड़ा कर देंगे। उनसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह घर वालों से बिना पूछे या किसी को कानो कान खबर किए ही पुलिस ने अपना काम कर दिया और तनीषा की लाश का अंतिम संस्कार कर दिया गया। बेचारी उसकी माँ को अंतिम बार अपनी बेटी को देखने तक नहीं दिया गया। कई हाई प्रोफाइल लोगों के जुड़े होने के कारण इस केस में किसी को भी दखलंदाजी नहीं करने दिया गया। यहाँ तक कि इस घटना में मीडिया तक को घुसने नहीं दिया जाता तथा सब कुछ अंदर ही अंदर दबा दिया जाता है। लेकिन उनमें से एक रिपोर्टर केस की तह तक पहुँचने के लिए कुछ दिनों के लिए गाँव में ही रहने लगता है। एक रात जब रिपोर्टर अमित सो रहा था तब उसके कमरे की खिड़की पर खटका सा होता है जिससे उसकी नींद टूट जाती है। सामने देखने पर उसके पसीने छूट जाते हैं। वहाँ तनीषा की रूह खड़ी थी। इस तरह से तुम सालों इस गांव में रहोगे तब भी तुम उस केस के बारे में कुछ नहीं जान पाओगे। अगर सच में उस घटना के बारे में जानना है तो मेरे साथ आओ। अमित झटपट अपना कैमरा उठाता है और उसके पीछे चल देता है। तनीषा उसे लेकर ठाकुर की हवेली तक लाती है। अंदर हवेली में तीनों बैठे हुए थे। वाह, वो मुझे भी मार डालेगी। तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा? तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो केस तो कब का रफा दफा कर दिया गया। नहीं, मेरे बच्चे को मत मारो। जो सजा देनी है हमें दो। इसके गुनाह में तुम दोनों बराबर के हिस्सेदार हो। आज अपने बेटों की मौत देखकर घुटनों पर आ गए। ये माया, ये ममता, ये उस वक्त कहाँ चली गई थी जब तुम्हारे बेटे ने मुझे हवस का शिकार बनाकर मुझे मौत के घाट उतार दिया था। इतना कहकर वो उन दोनों को बुरी तरह उछाल देती है। सिर में गहरी चोट लगने से ठाकुर भाई मर जाता है, लेकिन ठाकुराइन में अभी भी जान बाकी रहती है। इसके बाद तनीषा कुलदीप के गले में थप्पड़ डालती है। उसे घसीटते हुए उसी खेत में ले जाती है जहाँ उन्होंने उसे मारा था। पीछे पीछे ठाकुराइन भी पागलों की तरह दौड़ती है। इस पूरी घटना को अमित अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा होता है। खेत में पहुंचकर तनीषा कुलदीप को पेड़ से लटका देती है। बता सारी दुनिया को कि उस रात क्या हुआ था और कैसे तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। कुलदीप की सांस उखड़ रही थी। उसकी आंख बाहर आने को थी। वो जैसे जैसे अपना गुनाह कबूल करता है फिर उसकी जुबान लग जाती है और प्राण निकल जाते हैं। उसकी माँ इस सदमे को झेल नहीं पाती और वो भी वही दम तोड़ देती है। जितना बड़ा गुनहगार ये है उतने ही वो लोग भी हैं जो या तो इसकी ऊंची पहुंच के डर से चुप रहे या इसके गुनाह को छुपाने में साथ दिया। इसने तो एक बार मेरा रेप किया मगर उनकी कायरता और बोधेपन ने बार बार मेरी इज्जत को छलनी किया है। मरने के बाद भी मैं इस दर्द से नहीं निकल पाई हूँ। कुलदीप को खत्म करके मैंने अपना इंतकाम तो ले लिया है मगर मेरी आत्मा को शांति उस दिन मिलेगी जिस दिन इस केस से जुड़े सारे दोषियों को सजा मिलेगी। उसी दिन मेरी आत्मा तृप्त होगी। तनीषा की रूह इतना कहकर गायब हो जाती है। पत्रकार अमित भौचक्का सा ये सब देख रहा होता है। उसके सामने 3 लाशें थी और कैमरे में इस हत्याकांड की पूरी सच्चाई